my dear student. Today I am going to teach you definition and scope of clinical psychology. क्या है? What is clinical psychology? Clinical psychology मनोविज्ञान की एक अलग शाखा है जिसके विकास पर दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र सबका प्रभाव पड़ा। कैसे? जब कई देशों में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सारे देशों में जब नव जागरण काल चल रहा था, नव जागरण काल में मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आंदोलनकारियों ने आवाज़ उठाई और ये ज़रूरतें थीं फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति समान रूप से उसको हैंडल किया जाए और हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसका बंधुत्व का रिश्ता हो। ये मूल भावना फ्रांसीसी क्रांति का जनक था। उस समय जो मेंटल हॉस्पिटल में रोगी रहते थे वो मेंटल हॉस्पिटल नहीं होता था बल्कि वो मेंटल एसाइलम होता था और उस मेंटल एसाइलम में रोगियों को मुख्यतः जंजीरों में बांध कर रखा जाता था और पशु की तरह रखा जाता था, जानवरों की तरह रखा जाता था। इसके विरोध में ये तीनों देशों में, अमेरिका में बेंजामिन रूश, फ्रांस में पिनेल और इंग्लैंड में विलियम ट्यूक, इन्होंने मानसिक रोगियों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। वहाँ की सरकारों पर यह दबाव डाला कि इनके लिए अन्य रोगियों के इलाज की तरह इनके भी रोगों के इलाज का प्रबंध किया जाए और उनके दबाव के परिणाम स्वरूप सरकारों को झुकना पड़ा और जो मेंटल एसाइलम था जहाँ पे जानवरों की तरह जंजीरों में बांध कर रोगियों को रखा जाता था, उन मेंटल एसाइलम को मेंटल हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया। मतलब उन रोगियों को एक रोगी की तरह इलाज की सुविधा प्रदान की जाने लगी, जानवरों की तरह जंजीरों में बांध कर रखने की जो स्थिति थी उसे समाप्त किया गया। इसी क्रम में मनोविज्ञान में कुछ नए विकास हुए। फ्रायड ने मनोविश्लेषण का भी चिकित्सा का विकास किया और उनके मनोविश्लेषण चिकित्सा प्रणाली के आधार पर यह तय हो गया, ये प्रमाणित हो गया कि मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। 1858 में स्क्वायड ने बताया कि साइकोटिक मतलब मनोविकृत, साइकोटिक और फीबल माइंडेड या मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के बीच अंतर होता है। पहले यह अंतर नहीं माना जाता था, इस क्षेत्र में लोगों का ज्ञान बहुत ही कम था। स्क्वायड ने यह बताया कि मानसिक रूप से मंद व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं और उनमें जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं उनके पुनर्वास के प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने मेंटल हाइजीन तथा इंटेलिजेंस को लेकर वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट गाल्टन ने वैयक्तिक भिन्नता के विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने फैक्टर एनालिसिस और बहुत सारे अध्ययनों के माध्यम से बताया कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस मेंटल क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, उसमें अंतर होता है और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ये क्षमता अलग करती है। और उनके अध्ययन के बाद, उनके विचार के बाद मेंटल टेस्टिंग का काम हमारे मनोविज्ञान में शुरू हुआ, जिसके अग्रदूत थे J.M. कैटल ने सबसे पहले मेंटल टेस्टिंग का कार्य मनोविज्ञान में शुरू किया। और ये मेंटल टेस्टिंग आंदोलन जो है नैदानिक मनोविज्ञान के विकास का आधार बना और इसे एक शाखा के रूप में मान्यता 1935 में अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा मिली। इस पहचान के बाद जब उसे एक अलग शाखा के रूप में मान्यता मिल गई तो इस पहचान के बाद नैदानिक मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा के रूप में स्थापित हो गई, जिसका उद्देश्य व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की मदद लेकर उसका उपचार करना है, उसकी समस्याओं का निदान करना है। अगर आप अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी का डेफिनेशन जानना चाहेंगी तो वो इस प्रकार है: क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी which aims to define the behavior capabilities and behavior characteristics of an individual through methods of measurement, analysis and observation.
and which, on the basis of integration of these findings with the data received from the physical examination and social histories, gives suggestions and recommendations for the proper adjustment of the individual. यह परिभाषा नैदानिक मनोविज्ञान के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं का मापन है, किंतु इसके साथ साथ व्यक्ति भी सामाजिक इतिहास और भौतिक मूल्यांकन का मतलब वो किस परिस्थिति में रह रहा है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, व्हाट द फिजिकल इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन द पर्सन इज लिविंग, दैट इज द फिजिकल कंडीशन। तो भौतिक मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी के आधार पर वह अपनी उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद देना है, क्योंकि अगर उसका फिजिकल कंडीशन बहुत लिमिटेड है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो या फैमिली सपोर्ट हो, क्या सपोर्ट उसके पास है, और उन सब लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच उनकी समस्याओं के निदान के लिए मनोवैज्ञानिक उसे क्या सलाह दे सकते हैं, इस पर काम करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक सैद्धांतिक मनोविज्ञान नहीं है, जैसा कि अभी तक के विवरण से आपको स्पष्ट हुआ होगा, यह एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान वैसे मनोविज्ञान को कहते हैं जहाँ पर मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों, मूल नियमों, मूल शोध के जो परिणाम हैं उनका उपयोग नैदानिक समस्याओं के समाधान में जब उसका उपयोग किया जाता है, तो इस तरह के विज्ञान को, इस तरह के ब्रांच को हम नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं। मगर अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये बिल्कुल नैदानिक मनोविज्ञान है? ऐसा पाया गया है कि आज जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो नए नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, वो नए नए नियमों का निर्माण करते हैं, नए नए शोध के परिणामों के आधार पर नए नए विचारों का वो सृजन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यह अप्लाइड होते हुए भी एक प्योर साइकोलॉजी की तरह अपनी भूमिका को अदा करता है। जैसे फ्राइड ने क्लाइंट रोगों के इलाज के क्रम में उन्हें जो अनुभव हुए, उन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर उन्होंने साइको एनालिसिस मेथड को प्रोड्यूस किया, और उनका आधार और बहुत सारे ऐसे मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के बहुत सारे ऐसे मापन के जो टेस्ट हैं, मेजरमेंट हैं, जैसे आइजिंग ने बनाया, कैटल ने बनाया, रोसाक ने बनाया, मरे ने बनाया, ये सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के आधार पर, उन अनुभवों के आधार पर, रोगियों के अनुभवों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के मापन के लिए नए स्केल का, नए टेस्ट का निर्माण किया, उन अनुभवों का लाभ उठाकर। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो थिन लाइन है, मतलब बिल्कुल अप्लाइड साइकोलॉजी कह के ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि प्योर साइकोलॉजी मनोविज्ञान में नए सिद्धांतों, नए नियमों, नई खोजों का सूत्रपात करता है। ठीक उसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी अलग अलग रोगों के निदान के क्रम में, अलग अलग रोगियों को परामर्श देने के क्रम में, उनकी समस्याओं को समझने के क्रम में बहुत से नए सिद्धांतों का विकास भी करता है। यह अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान होने के नाते नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। व्यक्ति की योग्यता का मापन, इसके अंतर्गत हम क्या क्या कार्य करते हैं, इसके मुख्य कार्य जो है नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो होता है, व्यक्ति की योग्यताओं का, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता होती है, मतलब उनका बुद्धि, उनका इंटेलिजेंस, उनका व्यक्तित्व, उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनके मूल्य, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, ये अलग है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। तो इन क्षमताओं का मापन नैदानिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इस मापन के लिए नए नए उपयुक्त मापनी यंत्र का भी निर्माण करना नैदानिक मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र है। इसलिए यह देखा जाता है कि अधिकांश संस्थाओं में नैदानिक मनोवैज्ञानिक का मुख्य कार्य मेंटल टेस्टिंग होता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण भी नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है।
इसके अतिरिक्त नैदानिक मनोवैज्ञानिक का दूसरा मुख्य क्षेत्र मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए सुझाव देना है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक के दो मुख्य क्षेत्र हैं, डायग्नोसिस मतलब रोगों की पहचान एंड प्रोग्नोसिस मतलब रोगों का निदान। मतलब टू इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, फर्स्ट इज डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, रोगों की पहचान और रोगों का निदान। और दूसरा मुख्य क्षेत्र है साइकोथेरापी। जो जब हम रोगों का पहचान करते हैं तो उसका निदान करेंगे कैसे, तो उसमें हम अलग अलग तरह की साइकोथेरापी की मदद लेते हैं। और जैसे कि ग्रुप थेरापी, साइको एनालिटिक थेरापी, ह्यूमनिस्टिक थेरापी, क्लाइंट सेंट्रिक थेरापी, लोगोथेरापी, गेस्टाल्ट थेरापी, बिहेवियर थेरापी, दीज आर ऑल टाइप ऑफ थेरापी। जैसा प्रॉब्लम है रोगी का, जैसा कि अगर बिहेवियर प्रॉब्लम है तो बिहेवियर थेरापी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरापी यूज़ करते हैं। अगर छोटे बच्चों का इमोशनल प्रॉब्लम है तो वहाँ साइको ड्रामा प्ले थेरापी को हम यूज़ करते हैं। और अगर बहुत ही सीवियर टाइप का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम साइको एनालिसिस का उपयोग करते हैं, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस वगैरह का, फ्री एसोसिएशन वगैरह का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर व्यक्ति के विकास संबंधी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके अनुसार क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।